नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल गुरु के क्लासेस में। प्यारे विद्यार्थी, जैसा कि आपसे वादा किया था कि हम आपके लिए टीचिंग एप्टीट्यूड की क्लासेस लेके आने वाले हैं। बिल्कुल, तो आज पहला मॉडल पेपर हम लाए हैं आपके लिए, अपने प्यारे विद्यार्थियों के लिए। तो एक बार फटाफट से कमेंट में राधे राधे लिख दीजिए। साथ ही अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। साथ ही बेल आइकन पर क्लिक जरूर कीजिएगा ताकि आपको समय रहते हैं और जैसे ही हम नया वीडियो डालें तो आपको वो प्राप्त हो सके। आइए बढ़ते हैं अपने पहले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 1 आपके स्क्रीन पर। प्यारे विद्यार्थियों, टीचिंग एप्टीट्यूड जो है, जिसको हम शिक्षण अभिक्षमता भी कहते हैं, ठीक है, शिक्षण अभिक्षमता भी कहते हैं। अगर हम इसकी बात करें तो इसमें जो प्रश्न किए जाते हैं वह आपके बौद्धिक स्तर का आकलन करते हैं। किसका आकलन करते हैं? आपके बौद्धिक स्तर का, कि आप इस परिस्थिति में कैसे कार्य करेंगे, क्या कार्य करेंगे, क्या नहीं करेंगे, ये सब देखा जाता है, ठीक है। तो आइए पहले प्रश्न से शुरुआत करते हैं और जब हम प्रश्नों को हल करेंगे तो इसके संबंध में हम बातचीत करते ही रहेंगे। तो आइए पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। सीखने की अंतिम अवस्था में सीखने की गति होती है। देखो, पहला प्रश्न दिया गया है प्यारे विद्यार्थियों कि सीखने की अंतिम अवस्था में सीखने की गति होती है। सीखने की जो अंतिम अवस्था होती है, लास्ट स्टेज है, उसमें सीखने की गति कैसी होगी? क्या धीमी होगी, तीव्र होगी, अति तीव्र होगी या अनिश्चित होगी? तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, जब हम सीखना शुरू करते हैं तो हमारे सीखने की जो गति होती है वह सबसे अधिक होती है, यानी तीव्र होती है। जैसे जैसे हम उसकी अंतिम अवस्था तक पढ़ते हैं, हमें वह समझ विकसित होने लग जाती है कि हमें किस प्रकार सीखना है, किन बातों पर ध्यान देना है, क्या ग्रहण करना है, ठीक है। तो वहाँ हमारी जो सीखने की गति होती है वो क्या होती है? धीमी हो जाती है। धीमी होने का कारण क्या होता है कि हम हर चीज़ को, एक बिंदु को भी क्या करते हैं? समझने का प्रयत्न करते हैं। इसलिए पहले प्रश्न का जो विकल्प ए है वह हमारा सही उत्तर होगा कि सीखने की अंतिम अवस्था में सीखने की गति कैसी होती है? धीमी होती है। तो विकल्प ए जो है हमारे प्रश्न संख्या 1 का सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 2 आपकी स्क्रीन पर प्यारे विद्यार्थियों। सीखने के लिए विशेष सामग्री का स्वरूप होना चाहिए। सीखने के लिए जो विशेष सामग्री है उसका स्वरूप कैसा होना चाहिए? आप एक अध्यापक हैं और एक अध्यापक के स्तर से आपको सोचना पड़ेगा, क्या वह सरल होगी, कठिन होगी, सरल से कठिन होगी या कठिन से सरल होगी? तो आपको ध्यान देना है कि विद्यार्थी को अगर आप सरल ही चीज़ सीधी देंगे तो वह उसका स्तर नहीं बढ़ पाएगा। अगर सीधा कठिन देंगे तो वह उस स्तर तक पहुंच नहीं पाएगा। हाँ, पहले सरल देंगे और उस स्तर को बढ़ाते बढ़ाते कठिनता की ओर ले जाएंगे तो यह बिल्कुल सही स्तर होगा। क्या होगा? सही स्तर होगा। कठिन से सरल ले जाएंगे तो नहीं समझ पाएगा। यानी पहले आप ऐसी स्थिति, ऐसी बातें, ऐसी विषय वस्तु उसको समझाएंगे जो उसके स्तर से कहीं गुना अधिक है तो वो समझ नहीं पाएगा। तो कठिन तो पहले होना ही नहीं चाहिए। तो विकल्प सी जो है वह प्रश्न संख्या 2 का हमारे बिल्कुल सही उत्तर होगा। आइए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 3 की ओर। और प्रश्न संख्या 3 में पूछा गया है कि प्रभावशाली शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को गत्यात्मक, सक्रिय तथा जीवंत बनाने के लिए संप्रेषण की निरंतरता आवश्यक होती है। संप्रेषण, विचारों का आदान प्रदान। शिक्षण में संप्रेषण को कई प्रकार से वर्गीकृत किया जाता है। इनमें से कौन सा सही नहीं है? बताइए कौन सा सही नहीं है? चक्षु संपर्क एवं मुद्रा, मुख मुद्राएं संप्रेषण, शाब्दिक संप्रेषण, स्पर्श संप्रेषण या संदेश ग्रहण। तो देखिए विकल्प सी जो होगा वह इसका उत्तर सही होगा, क्योंकि यह शिक्षण संप्रेषण का सही प्रकार नहीं है। संदेश ग्रहण करना नहीं। चक्षु एवं संपर्क की मुख मुद्राओं से, जैसे आपने क्या समझा, आंखों से भी आपने कहा, शाब्दिक मुंह से बोल करके, स्पर्श से कैसा है, क्या, ये चीज। लेकिन विकल्प सी जो संदेश ग्रहण, आपने किसी के साथ भेज दिया कि संज्ञा की परिभाषा ये होती है, उसको जाके बता दो, तो क्या वह उससे संप्रेषण होगा? क्या नहीं होगा। तो विकल्प सी जो है यह हमारे प्रश्न संख्या 3 का सही उत्तर है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 4 की ओर। चौथे प्रश्न में पूछा गया है, निम्न में से कौन सा बालकों के अधिगम एवं विकास में सबसे अधिक योगदान देता है? अधिगम का अर्थ क्या होता है प्यारे विद्यार्थियों? सीखना। अधिगम का अर्थ क्या होता है? सीखना। सीखने की बात करें, सीखना है विकास में सबसे अधिक योगदान देता है। क्या देता है? परिवार देता है, समवयस्क समूह देता है। समवयस्क समूह का मतलब बराबर के, और टेलीविजन। तो देखिए ये दोनों तो सही है, लेकिन टेलीविजन अधिगम एवं विकास में योगदान नहीं देता, तो ये गलत हो गया। परिवार, समवयस्क समूह और अध्यापक। बिल्कुल, सबसे पहले परिवार, उसके बाद उसके जो साथी हैं, जो उसके हम उम्र है उनसे, और फिर जब वह विद्यालय जाता है तो अध्यापक। ये उसके विकास में और अधिगम में सबसे अधिक योगदान देने वाले होते हैं। तो विकल्प बी जो है ये सही उत्तर होगा।
परिवार, खेल एवं कंप्यूटर ये उपयुक्त नहीं होगा। परिवार, खेल एवं पर्यटन यह भी उपयुक्त नहीं होगा। ये आगे की अवस्थाएं हैं, लेकिन सबसे अधिक योगदान अगर किसी का होता है तो वो परिवार होता है, हम उम्र यानी समवयस्क का होता है और अध्यापक का होता है। तो विकल्प बी जो है वह प्रश्न संख्या 4 का सही उत्तर है। बढ़ते हैं 5वें प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 5 में देखिए, निम्न में से कौन सी विशेषता परिपक्वता को अधिगम से अलग करती है? 4 में से ऐसी कौन सी विशेषता है जो परिपक्वता को अधिगम से अलग करती है? अधिगम यानी सीखना, परिपक्वता एक स्थिति है, उन दोनों को अलग करती है। तो यह एक स्वाभाविक क्रिया है। परिपक्वता जो है यह स्वाभाविक क्रिया है, प्रक्रिया है, बिल्कुल सही है। यह अभ्यास पर निर्भर करती है। परिपक्वता से अभ्यास का कोई लेना देना नहीं है। यह प्रेरकों पर निर्भर करती है, बिल्कुल नहीं। यह जीवंत चलने वाली प्रक्रिया है, बिल्कुल नहीं। तो देखिए, यह एक स्वाभाविक, परिपक्वता क्या है? एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। क्या है प्यारे विद्यार्थियों? स्वाभाविक प्रक्रिया है। स्वाभाविक होने से ही अधिगम से अलग है। अब कैसे समझना? परिपक्वता स्वाभाविक है और अधिगम के लिए क्या करना करता है? प्रयास करना पड़ता है, यह अभ्यास करना पड़ता है, प्रेरक के द्वारा चलती है। तो इसलिए परिपक्वता एक स्वाभाविक क्रिया है, इसलिए ये उसको क्या करती है? अधिगम से अपने आप को अलग करती है। तो विकल्प ए जो है वह प्रश्न संख्या 5 का सही उत्तर है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 6 की ओर। और प्रश्न संख्या 6 में पूछा गया है कि अधिगम की वृद्धि में निम्न में कौन सा तत्व सहायक नहीं है? पूछा है। चारों में से ऐसा कौन सा तत्व है जो अधिगम की वृद्धि में सहायक नहीं है? तो प्रोत्साहन देने से अधिगम में वृद्धि होती है, सही है। विटामिन तो शारीरिक क्रिया के लिए है भाई, तो बिल्कुल यही हमारा सही उत्तर होगा। ज्ञानार्जन बिल्कुल सही है, इनमें से कोई नहीं, इसको नहीं देखेंगे। तो विटामिन जो है वह अधिगम का और विटामिन का कोई एक दूसरे से क्या नहीं है? संबंध नहीं है। यह अधिगम में किसी प्रकार से सहायता नहीं करता है। प्रश्न संख्या 7 देखिए प्यारे विद्यार्थियों, निम्नलिखित में से अभिप्रेरणा का स्रोत कौन सा है? अभिप्रेरणा का स्रोत कौन सा है? प्रेरक भी अभिप्रेरित करते हैं, उद्दीपन और चालक, ये तीनों ही प्यारे विद्यार्थियों अभिप्रेरणा के स्रोत हैं। क्या है? ये तीनों ही अभिप्रेरणा के स्रोत हैं। किसके स्रोत हैं? ये अभिप्रेरणा के स्रोत हैं। तो विकल्प 4 उपयुक्त सभी जो है यह हमारे प्रश्न संख्या 7 का क्या होगा प्यारे विद्यार्थियों? बिल्कुल सही उत्तर होगा। बढ़ते हैं 8वें प्रश्न की ओर। किशोर वय के बालकों में नेतृत्व का संबंध पाया जाता है। यानी किशोर अवस्था के जो बालक हैं, प्रश्न को समझिएगा, किशोर अवस्था के जो बालक हैं उनमें जो नेतृत्व का संबंध है वो किस स्थिति के आधार पर पाया जाता है? शारीरिक संगठन एवं सौष्ठवता के आधार पर, मानसिक उत्कृष्टता के आधार पर, विद्यालय में शैक्षिक उन्नति के आधार पर, या लड़कियों के साथ? तो देखिए, किशोर अवस्था में जो बालक होता है, जो किशोर होता है, वह अपने शारीरिक संगठन और सौष्ठव यानी अपने शारीरिक बल पर अधिक निर्भर रहता है और वही उसके नेतृत्व का क्या कारण होता है? जो बलवान होगा, अधिक शारीरिक संगठित होगा शारीरिक रूप से, उसको क्या किया जाएगा? नेतृत्व, क्योंकि वह बल के आधार पर क्या करेगा? नेतृत्व करेगा। ठीक है, तो विकल्प ए जो है वह हमारे प्रश्न संख्या 8 का सही उत्तर है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 9 की ओर कि निम्न में से कौन सी क्रियाएं एक अध्यापक नेता के रूप में की होगी? तो देखो, कौन सी क्रियाएं एक अध्यापक की होगी? कौन से नेता के रूप में? अगर एक अध्यापक नेता के रूप में हो तो उसमें कौन सी क्रिया होगी? छात्रों की पसंद के अनुसार उसको करना होगा क्या? बिल्कुल नहीं। परिस्थिति के अनुसार परिवर्तनशील होगा, लेकिन आंशिक रूप से। सदैव एक समान, बिल्कुल सदैव एक समान होगा, ये सही होगा। अब क्यों होगा इसको समझना। देखिए, किसी अध्यापक ने आपको कहा कि झूठ नहीं बोलना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए? झूठ नहीं बोलना चाहिए, लेकिन वह बाहर अन्य व्यक्तियों से झूठ बोलता है, तो वह क्या सदैव एक समान रह रहा है क्या? उसके नेतृत्व के जो गुण है वह गुण पे नहीं टिक पा रहा ना। उससे विद्यार्थी क्या देखेंगे कि नहीं यार, ये तो सदैव एक समान नहीं रहता, इसमें नेतृत्व की क्षमता नहीं है, हमें कुछ कहता है, बाहर स्वयं कुछ और करता है। तो नेता के रूप में कौन सी एक क्रिया होना जो है वह सदैव एक समान होना? विकल्प सी जो इसका सही उत्तर होगा। विकल्प प्रश्न संख्या 10 देखिए प्यारे विद्यार्थियों, नेतृत्व शैली जिसमें प्रमुख अपने अधीनस्थों को उनकी क्षमताओं और अपेक्षाओं से परे कार्य करने के लिए प्रोत्साहित और प्रेरित करते हैं कहलाती है। देखो भाई, नेतृत्व शैली जिसमें प्रमुख यानी जो मुख्य नेता है वह अपने अधीनस्थों यानी जो उसके अधीन कार्य करते हैं उनकी क्षमताओं और अपेक्षाओं से परे यानी उससे भी अधिक कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए क्या करेगा? निर्देशात्मक, हस्तक्षेप रहित, परिवर्तनकारी या संचालक नेतृत्व। बताओ क्या करेगा? कार्य करने, परिवर्तनकारी नेतृत्व करेगा। क्या करेगा? विकल्प डी, परिवर्तन करेगा, जो है उससे भी अलग ले जाएगा। परे का मतलब क्या होता है? अधिकता की ओर ले जाए, तो परिवर्तन होगा, तो इसलिए क्या होगा? परिवर्तनकारी नेतृत्व। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या प्यारे विद्यार्थियों 11 की ओर।
और प्रश्न संख्या 11 में पूछा गया है कि शिक्षक छात्र संबंध में नेतृत्व का क्या महत्व है। शिक्षक हमेशा अपने छात्र के प्रति सहानुभूति दिखाता है। शिक्षक छात्र संबंध में नेतृत्व का महत्व पूछा है। शिक्षक हमेशा छात्रों को कक्षा में तोड़फोड़ करने के लिए दंडित गलत है। छात्र के प्रति हमेशा सहानुभूति दिखाना भी गलत है। वह छात्र को हमेशा कक्षा में जल्दी आने के लिए कहता है। एक अच्छा शिक्षक छात्र को उसके उज्जवल भविष्य के लिए दृष्टि देता है। तो विकल्प डी जो है यह हमारे सही उत्तर है, क्योंकि एक शिक्षक का और छात्र का जो संबंध है और नेतृत्व के दृष्टिकोण से देखते हैं तो एक शिक्षक हमेशा ये चाहेगा कि उसकी छात्र का जो उसके विद्यार्थी का जो भविष्य है वह क्या हो, बहुत अच्छा हो। इसके लिए वो उसे एक नई दृष्टि प्रदान करता है। बढ़ते हैं 12वें प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 12 क्या पूछता है कि छात्रों के सर्वांगीण विकास में मदद करने के लिए शिक्षक नेतृत्व का निम्नलिखित में से कौन सा गुण सबसे उपयुक्त है। एक केशरवादी अनुशासक, एक गैर सांप्रदायिक अनुशासक, एक पितृसत्तात्मक अनुशासक या एक लोकतांत्रिक। तो देखो हमारा देश कैसा है, लोकतंत्रात्मक है। लोकतंत्रात्मक का अर्थ क्या होता है, सबको साथ लेकर चलना। तो एक शिक्षक जो होता है वह अपने कक्षा के सभी विद्यार्थियों को क्या लेकर चलता है, साथ लेकर चलता है। तो एक लोकतांत्रिक अनुशासक जो है वह हमारे प्रश्न संख्या 12 का सही उत्तर होगा। बढ़ते हैं 13वें प्रश्न की ओर। नेता का समय किन के लिए होता है बताइए। अपने परिवार के लिए, समूह के लिए, संपर्क करने के लिए या विश्राम के लिए। बहुत ही आसान सा प्रश्न है और उत्तर भी आसान सा है। अपने समूह के लिए जिसका वह नेतृत्व करता है उसी के लिए एक नेता का समय होता है। परिवार के लिए, संपर्क के लिए तो लेकिन एक नेता के रूप में अपने समूह के लिए होगा, है ना। परिवार के लिए होगा तो फिर वो नेता होकर के नहीं जाएगा, वह परिवार का सदस्य होकर के जाएगा। ठीक है। प्रश्न संख्या 14 देखिए। आधुनिक सामाजिक नेतृत्व दबावग्रस्त रहते हैं, प्रदान करने वाले विभिन्न अभिकरण। आधुनिक सामाजिक नेतृत्व दबावग्रस्त रहते हैं, प्रदान करने वाले विभिन्न अधिकरण राजनीतिक प्रभावों से। यानी आधुनिक सामाजिक नेतृत्व में दबाव आ जाता है किन के कारण, सीधा सा है राजनीतिक प्रभावों के कारण। राजनीतिक, धार्मिक संप्रदाय, सामाजिक कुरीतियां, उपरोक्त सभी। बताइए राजनीतिक प्रभाव के कारण होगा, धार्मिक संप्रदाय के कारण, सामाजिक कुरीतियों के या उपरोक्त सभी के कारण। तो बिल्कुल ये चारों ही क्या है, इसके कारण हैं। विकल्प डी जो होगा वह प्रश्न संख्या 14 का सही उत्तर होगा। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 15 की ओर। नेतृत्व के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। असत्य पूछा है। नेतृत्व आवश्यक रूप से किसी संगठन के पदानुक्रमित ढांचे के भीतर नहीं होता। जब लोग नेताओं के रूप में कार्य करते हैं तो उनकी भूमिका हमेशा स्पष्ट रूप से स्थापित और परिभाषित होती है। भाई असत्य है। क्या एक नेता के रूप में कार्य करते हैं उनकी भूमिका हमेशा स्पष्ट स्थापित होती है? क्या नहीं, अस्पष्ट ही होती है। जिम्मेदारी स्पष्ट होती है लेकिन उसके कार्य करने की जो उसकी जो भूमिका है वह स्पष्ट होगी। तो विकल्प बी जो सही उत्तर होगा। नेता, प्रत्येक नेता प्रबंधक नहीं होता, उपयुक्त सभी, है ना। तो विकल्प बी इसका सही उत्तर होगा, ध्यान रखिएगा। प्रश्न संख्या 16 ने फिल इन द ब्लैंक्स या रेगिस्तान ने नेता के व्यवहार का वर्णन करने के लिए कर्मचारी केंद्रित और उत्पादन केंद्रित शब्दों का इस्तेमाल किया। किसने किया है बताइए। तो लिकर्ट जो है, लिकर्ट ने नेता के व्यवहार का वर्णन करने के लिए कर्मचारी केंद्रित और उत्पादन केंद्रित शब्दों का इस्तेमाल किया। किसने किया है? लिकर्ट ने। याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आ सकता है परीक्षा के दृष्टिकोण से। प्रश्न संख्या 17 देखिए प्यारे विद्यार्थियों की। नेतृत्व का आकस्मिक सिद्धांत निम्न में से किस पर निर्भर है। नेतृत्व का आकस्मिक सिद्धांत निम्न में से किस पर निर्भर है। सभी स्थितियों के लिए उपयुक्त नेतृत्व की कोई एक शैली नहीं है। सभी प्रबंधकों के लिए उपयुक्त नेतृत्व की एक शैली है। सभी के लिए उपयुक्त नेतृत्व की एक शैली है या उपयुक्त में से कोई नहीं। नेतृत्व का आकस्मिक सिद्धांत निम्न में से किस पर है। सभी स्थितियों के लिए उपयुक्त नेतृत्व की कोई एक शैली नहीं है। बिल्कुल सही है। अरे सभी स्थिति के लिए कोई एक शैली नहीं है, सबके लिए अलग अलग है। ठीक है ना, है ना। तो इस पर निर्भर है, यानी कि स्थिति परिस्थिति के अनुसार जो नेतृत्व की शैली है उनमें परिवर्तन किया जाता है। एक ही नेतृत्व की शैली थोड़ी होगी, अलग अलग होगी। बढ़ते हैं 18वें प्रश्न की ओर। 18वां प्रश्न क्या पूछ रहा है कि सृजनात्मक बालक के लिए शिक्षण की निम्न में से कौन सी तकनीक आवश्यक है। सृजनात्मक बालक के लिए, सृजनात्मक बालक के लिए कौन सा होगा। भूमिका करना, बिल्कुल ये होगा। शब्द साचर्य ये भी होगा। वाद विवाद ये भी होगा। उपरोक्त सभी, यानी कि तीनों ही होगी भाई। भूमिका, शब्द साचर्य, वाद विवाद तीनों ही सृजनात्मक बालक के लिए बिल्कुल आवश्यक तकनीक है। तो विकल्प डी जो है वह हमारे प्रश्न संख्या 18 का सही उत्तर है। 19वें प्रश्न की ओर बढ़ते हुए प्यारे विद्यार्थियों कि कोठारी समिति ने सृजनात्मक बालक के कितने कारण बताए हैं। बताइए कितने हैं। कोठारी समिति ने सृजनात्मक बालकों की शिक्षा के लिए कितने कारण बताए हैं। फटाफट से बता दीजिए मुझे, कितने कारण बताए हैं। है 4 कारण बताए। कितने कारण बताए हैं? 4 कारण बताए हैं।
विकल्प ए जो है इसका सही उत्तर होगा। कोठारी समिति ने सृजनात्मक आलोकी की शिक्षा के लिए 4 कारण बताए हैं। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 20 की ओर। प्रोफेसर R.H. दवे समिति के प्रतिवेदन की मुख्य बात क्या थी? प्रोफेसर R.H. दवे के प्रतिवेदन की मुख्य समिति की बात क्या थी? प्यारे विद्यार्थियों बता दीजिए। मूल्यांकन के मानकों का निर्धारण करना, शैक्षिक शोध को बढ़ावा दिया जाए, शैक्षिक गुणवत्ता में सुधार के लिए अध्यापक शिक्षा महत्वपूर्ण या उपरोक्त सभी। तो विकल्प डी जो होगा प्रश्न संख्या का सही उत्तर होगा क्या? बताइए। प्रोफेसर R.H. दवे समिति के प्रतिवेदन की मुख्य बात क्या थी? तो उसकी मुख्य बात थी कि शैक्षिक गुणवत्ता में सुधार के लिए अध्यापक शिक्षा महत्वपूर्ण है। तो विकल्प सी जो होगा इसका सही उत्तर होगा, डी नहीं होगा। विकल्प बी और ए भी नहीं होगा कि अगर शैक्षणिक गुणवत्ता में सुधार चाहिए तो सबसे पहले अध्यापक शिक्षा महत्वपूर्ण है। अध्यापक भी तो शिक्षित होना चाहिए ना, उसका स्तर उस स्तर का होना चाहिए कि वह विद्यार्थियों को अपने ज्ञान को दे सके, उसको अधिगम में उसको सहायता प्रदान कर सके। प्रश्न संख्या 21 देखिए। निम्न में से कौन सा एक योगात्मक मूल्यांकन से संबंधित है? बताइए। निम्न में से कौन सा एक योगात्मक मूल्यांकन से संबंधित है? अध्यापक, योगात्मक का मतलब क्या होता है? योग स्वरूप जो अंत में आए। तो अब देखिए, अध्यापक को छात्र की प्रगति के बारे में निरंतर और तत्काल प्रतिक्रिया प्रदान करना, शिक्षा सामग्री के आणविक विश्लेषण पर केंद्रित, शिक्षार्थी की उपलब्धि का लगातार व्यवस्थित आकलन, या सत्र के अंत में शिक्षार्थी के प्रदर्शन का अंतिम आकलन। तो योगात्मक तो कब होगा? जब अंतिम आकलन होगा। और अंतिम आकलन कौन से विकल्प में आ रहा है? विकल्प डी में आ रहा है। तो प्रश्न संख्या 21 में डी सही होगा। निम्न में से कौन सा मूल्यांकन का प्रकार नहीं है? बताइए। मानक, निर्माणात्मक, योगात्मक या सीसी। तो मानक जो है वो मूल्यांकन का प्रकार नहीं है प्यारे विद्यार्थी। निर्माणात्मक, योगात्मक और सीसी ही मूल्यांकन के ही प्रकार हैं। किसके प्रकार हैं? मूल्यांकन के प्रकार हैं। 23वां प्रश्न देखिए। उदाहरणों की सहायता से संप्रेषण को अधिक प्रभावशाली बनाया जाता है। क्या आप इस कथन से सहमत हैं? बिल्कुल। अगर आप उदाहरण देंगे और उदाहरण के माध्यम से बात करेंगे तो संप्रेषण यानी विचारों का आदान प्रदान क्या होगा? बहुत अच्छा होगा। तो विकल्प ए इसका सही उत्तर होगा। अनिश्चित, लगभग सहमत है, असहमत इसका उत्तर नहीं होगा। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 24 की ओर कि निम्नलिखित में से जनसंचार से क्या तात्पर्य है? देखिए, टीचिंग एप्टीट्यूड में प्रश्नों का उत्तर इसमें 1 नंबर, अगर आपने ये किया था उसका 2, उसका 3 या इसके 4, तो वहाँ आपके स्तर को देखा जाता है कि आप उस प्रश्न में 1 नंबर ले रहे हैं, 2 नंबर ले रहे हैं, 3 नंबर ले रहे हैं, 4 नंबर ले रहे हैं, साथ ही या उसका उत्तर पूरा ही गलत आ रहा है। ठीक है ना? तो इसका विशेष ध्यान देना है। आपको उस स्तर पर जाने कर प्रश्न को देखना है। अगर शिक्षक के बारे में पूछ रहे हैं तो आप एक शिक्षक के स्तर पर जाके इस प्रश्न को पढ़ेंगे। विद्यार्थी के बारे में पूछ रहे हैं तो एक विद्यार्थी के स्तर पर जाके पूछेंगे, समझेंगे। और नेता से संबंधित प्रश्न पूछा तो अपने आप को नेता समझ करके आपको उसका उत्तर देना है। ठीक है। निम्नलिखित में से जनसंचार से क्या तात्पर्य है भाई? जनसंचार से भावनाओं एवं विचारों की अभिव्यक्ति व्यक्तिगत रूप से आमने सामने रहकर करना, संदेश प्राप्तकर्ता व्यक्ति को आमने सामने होना आवश्यक नहीं है, लोक संप्रेषण की प्रकृति व्यक्तिगत होती है, विचारों और सूचनाओं के सदुपयोग हेतु मनोरंजक गतिविधियों का संप्रेषण माध्यमों द्वारा जनसंचार तक पहुंचाना ही क्या है? जनसंचार का तात्पर्य। तो विकल्प डी जो है वह प्रश्न संख्या 24 का सही उत्तर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न संख्या 25 की ओर प्यारे विद्यार्थियों कि किस प्रकार के संप्रेषण में वार्ता, व्याख्या, परिचर्चा, सामूहिक चर्चा, प्रश्नोत्तर तथा कहानी आदि के माध्यम से विचारों की अभिव्यक्ति की जाती है? किस प्रकार के में की जाती है? वार्ता, व्याख्या, परिचर्चा, सामूहिक, प्रश्नोत्तर। तो बिल्कुल देखिए, मौखिक संप्रेषण जो होता है इनमें ये सबकी यदि वार्ता भी इनमें होती है, परिचर्चा भी होती है, सामूहिक चर्चा भी होती है, प्रश्नोत्तर मौखिक संप्रेषण में होता है। तो विकल्प सी जो है 25वें प्रश्न का सही उत्तर है। 26वां प्रश्न देखिए कि संप्रेषण को प्रभावी बनाने हेतु अध्यापक सहायता प्राप्त करता है। टीवी से, प्रोजेक्टर से, शिक्षण विधि से या सभी की? तो बिल्कुल सभी की करता है। टीवी की भी करता है, प्रोजेक्टर की और शिक्षण विधि तीनों की ही क्या करता है? सहायता प्राप्त करता है संप्रेषण को प्रभावशाली बनाने के लिए। 27वां प्रश्न देखिए कि कक्षा कक्ष में विचार संप्रेषण निर्भर करता है अध्यापक की संप्रेषण योग्यता पर, विषय की कठिनाई पर, छात्रों की योग्यता पर या कक्षा की अंतःक्रियाओं पर? तो देखिए, कक्षा कक्ष में विचार संप्रेषण निर्भर करता है कक्षा की अंतःक्रियाओं पर। तो विकल्प डी जो है वह प्रश्न संख्या 27 का सही उत्तर है। 28वां प्रश्न देखिए, एक अध्यापक के रूप में आप अपने संप्रेषण को प्रभावी बनाने हेतु क्या करेंगे भाई? विद्यार्थियों के अधिगम स्तर को जानेंगे, उपयुक्त शब्दों का प्रयोग करेंगे, अपने ज्ञान को विस्तृत करेंगे या जोर से बोलेंगे? तो अध्यापक के रूप में अपने संप्रेषण को आप विद्यार्थियों के अधिगम स्तर को जानेंगे कि विद्यार्थियों में सीखने का स्तर क्या है, उसी हिसाब से तो आप संप्रेषण करेंगे। तो विकल्प ए जो है वह हमारे 28वें प्रश्न का सही उत्तर है। 29वां प्रश्न,
आपके मतानुसार, आपके मत के अनुसार कक्षा संप्रेषण कैसा होना चाहिए? कठिन, सामान्य, रोचक या प्रभावी? बताइए कैसा होना चाहिए। 29वां प्रश्न आपसे पूछा गया है कि आपके मतानुसार कक्षा का संप्रेषण कैसा होना चाहिए। बताइए कैसा होना चाहिए। कठिन होना चाहिए, सामान्य होना चाहिए, रोचक होना चाहिए या प्रभावी होना चाहिए? तो बिल्कुल प्रभावी होना चाहिए। प्रभावी संप्रेषण ही बच्चों में क्या करेगा? परिवर्तन लाएगा। कक्षा में उचित संप्रेषण हेतु आवश्यक है कि आपका व्यवहार पूर्ण रूप से नाटकीय हो। कक्षा में नाटकीय होना चाहिए। क्या आपका संप्रेषण पूर्ण रूप से नाटकीय? सही गलत संबंध कह नहीं सकते। बताइए क्या होगा, इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? कक्षा में उचित संप्रेषण हेतु आवश्यक है कि आपका व्यवहार पूर्ण रूप से नाटकीय हो, यह कथन है। बताइए सही है, गलत है, संभवतः गलत है, कह नहीं सकते, क्या होगा बता दीजिए। बिल्कुल गलत है, क्योंकि नाटकीय तो होना ही नहीं चाहिए। विकल्प बी जो है इसका सही उत्तर होगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज की टीचिंग एप्टीट्यूड यानी शिक्षण अभिक्षमता की क्लास आपको कैसे लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। खूब अधिक से अधिक शेयर कीजिए प्यारे विद्यार्थियों। आप शेयर करेंगे तो सब तक पहुंचेगा और हमें हौसला मिलेगा। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और लोगों तक पहुंचाइए। क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। मिलते हैं अपनी अगली कक्षा में इसी समय पर, बने रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए प्यारे विद्यार्थियों, राधे राधे, राधे राधे, जय श्री श्याम।